Hello friends, I am R.K. Tiwari, your English class teacher. Let's start our first English class. इंग्लिश पढ़ने से पहले इंग्लिश के बारे में जान लेना जरूरी है कि इंग्लिश है क्या। तो यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की डिफिनीशन की बात की जाए तो लैंग्वेज इज एन मीडियम टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड ओपिनियंस टू अदर्स एंड अंडरस्टैंड देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस। अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो लैंग्वेज कभी भी एक सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम का काम करती है अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए और दूसरे के विचारों को समझने के लिए। यानी कि अगर हम अपनी बात किसी से कुछ कहना है या उसकी बात को सुनना है तो हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है और उसी माध्यम को कहते हैं लैंग्वेज। हमारी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज बेसिक यूनिट से मिलकर के बनती है। तो इंग्लिश के बेसिक यूनिट्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे छोटी इंग्लिश की यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं लेटर और इंग्लिश के लेटर्स को ही हम कहते हैं अल्फाबेट। इंग्लिश के लेटर्स को क्या कहा गया? अल्फाबेट्स। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। यानी इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है वॉवेल जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वर और दूसरी कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन। अब ये स्वर और व्यंजन बने कैसे? तो हमारे हिंदी में 13 मात्राएं होती हैं और 36 अक्षर होते हैं। उन्हीं 13 मात्राओं में जो मात्राएं हमारे इंग्लिश के लेटर में कॉमन मिली उनको हमने वॉवेल कह लिया। समझते हैं इस बात को। इंग्लिश हिंदी की मात्राएं हमारी अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, अं, अह। ये हमारी हिंदी की मात्राएं हो गई। और इंग्लिश में जितने भी लेटर्स हैं उसमें से कॉमन जो भी मिला उसे हमने वॉवेल कह दिया। जैसे कि ए, अगर ए की बात की जाए तो ये हमारा ए हो जाता है। हिंदी में ए भी ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा। अगर ई की बात की जाए तो ये हमारा ई हो जाता है। ठीक है, बड़ा ई कहिए चाहे छोटा ई कहिए, ई मिला। ए, ई, आई, आई का आ, आई का आ, ए, ई, आई। ओ की बात अगर की जाए तो ये रहा हमारा ओ, हिंदी में भी ओ और इंग्लिश में भी ओ। यू की बात अगर की जाए तो हमारा बड़ा ऊ को हमने कह दिया यू। तो हमारे 5 ऐसे लेटर्स मिले जो हिंदी की मात्राओं में कॉमन थे। और स्वर, अगर स्वर की बात की जाए, वॉवेल की बात की जाए तो वो लेटर्स, वो अक्षर जिन्हें प्रोनाउंसिएट करते समय, उच्चारण करते समय अपने कंठ का प्रयोग करते हैं उन्हें हम वॉवेल कहते हैं। तो वॉवेल की कैटेगरी में हमारे 5 अक्षर आए ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहलाए वॉवेल। और अदर जितने भी लेटर्स बच गए वो सारे के सारे कहलाए कॉन्सोनेंट। जितने भी लेटर्स बचे वो सारे के सारे कहलाए कॉन्सोनेंट। तो ये रहा हमारे अल्फाबेट्स का कॉन्सेप्ट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अल्फाबेट से मिलकर के बनता है हमारा वर्ड। अल्फाबेट्स के बाद हमारा क्या बनता है? वर्ड। अगर एक वर्ड्स की बात कर ली जाए तो वर्ड क्या होता है? ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए इनकम्प्लीट मीनिंग। अल्फाबेट्स का, लेटर्स का एक ऐसा समूह जो अपूर्ण अर्थ देता हो, जिसका कोई मतलब तो हो लेकिन अपूर्ण हो। इस बात को अगर समझने की कोशिश की जाए तो हमारे कुछ लेटर्स हम यहां पे लेते हैं जैसे कि पी, यल, पी, ओ, ई। अगर इसकी बात की जाए तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? अर्थविहीन। इंग्लिश में अगर हम बोले तो मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे वर्ड्स का समूह जिसका कोई, लेटर्स का समूह जिसका कोई अर्थ ना हो, मीनिंगलेस हो, उसको हम वर्ड्स नहीं कह सकते। इसे अगर हम अरेंज करें तो पी,
पी के बाद हमने रखा ई को, ई के बाद हमने रखा ओ को, फिर हमने रखा पी एल ई, पीपल। अगर पीपल की बात कर ली जाए तो सबको पता होता है कि पीपल मीन्स क्या होता है, लोग। पीपल, पीपल मीन्स लोग। तो इसका एक अर्थ है, इनकम्प्लीट है लेकिन अर्थ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड। यानी कि लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक इनकम्प्लीट मीनिंग हो उसे हम बोलते हैं वर्ड। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगर वर्ड्स के बाद अगर हम आगे बढ़े तो वर्ड्स को मिलाकर के बनता है हमारा क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में कहते हैं, आप लोगों को पता है कि लेटर्स को हिंदी में वर्ण कहते हैं, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। अब ये उपवाक्य क्या होते हैं? क्लॉज हमारे सेंटेंस के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। एक क्लॉज में मिनिमम कम से कम क्या चीजें होंगी, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। दो चीजें मिलकर के ही कभी भी क्लॉज बन सकती हैं। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं लेकिन क्लॉज में कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लॉज को मिला करके सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े को, अगर कोई बड़ा सेंटेंस है तो उसके अलग अलग पार्ट्स कम से कम जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्लॉज। हिंदी में उपवाक्य। अगर क्लॉज की बात की जाए तो क्लॉज हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की बात कर लिया, मेन क्लॉज की बात कर ली जाए तो हमने कहा कि मुख्य वाक्य, उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता। एग्जाम्पल अगर समझ लिया जाए तो एग्जाम्पल इसका है, आई सिंग ए सॉन्ग। मैं एक गाना गाता हूं। कोई क्या करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं गाना गाता हूं। ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे वाक्य को ही हम मेन क्लॉज कहते हैं। मुख्य उपवाक्य हिंदी में मेन क्लॉज कहा जाएगा। अगर ये इस पे कोई डिपेंडेंट होता है या किसी और पे डिपेंडेंट होता है, इसे हम सब ऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा हमारे जो क्लॉज का है टाइप्स, वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। आश्रित, सॉरी, आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब हो गया डिपेंडेंट। ये जो क्लॉज है वो किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड होगा। जैसे कि हम एग्जांपल इसको लिया जाए, यू नो। यहां पे एक सब्जेक्ट हो गया यू, दूसरा वर्ब हो गई नो। यू नो दैट आई सिंग ए सॉन्ग। यू नो दैट आई सिंग ए सॉन्ग। पहला वाला पार्ट हमारा हो गया सब क्लॉज का यू नो, और दूसरा वाला हो गया आई सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे जो आई सिंग ए सॉन्ग वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये पहले वाले पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं। अगर तीसरे टाइप की बात कर ली जाए क्लॉज की, को ऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा टाइप होता है को ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समान पदीय। समान पदीय। दोनों ही पार्ट तो दो होंगे लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा। पहला वाला पार्ट दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, दूसरा वाला पार्ट पहले को प्रभावित नहीं करता है। जैसे आई सिंग ए सॉन्ग एंड यू राइट ए बुक। पहला वाला पार्ट मैं गाना गाता हूं, दूसरा वाला पार्ट तुम किताब लिखते हो। पहले का सब्जेक्ट आई, वर्ब सिंग, और यहां पे दूसरे का सब्जेक्ट यू, वर्ब राइट। तो यहां पे दो पार्ट हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऐसे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अब अगर क्लॉज से बड़ी यूनिट पे आते हैं तो क्लॉज को मिला करके बनता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस जिसे हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। हिंदी में कहा जाएगा वाक्य। जैसे हमने कहा he went to Delhi to read। वह दिल्ली पढ़ने के लिए गया। ठीक है, इससे बड़ा भी हो सकता है। अगर इसे हम ऐड करना चाहें तो विद ए कंजक्शन इसे हम कह सकते हैं एंड ही रिच्ड ऑन द टाइम। वह समय पे पहुंच भी गया। वह समय पे पहुंच गया। तो सेंटेंस जो होता है वो एक से ज्यादा क्लॉज को मिला करके बनता है। ठीक है, जिसका एक अपने आप में कंप्लीट अर्थ होता है। सेंटेंस हैज ए मीनिंग। एनी सेंटेंस हैज ए मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, क्लॉज क्या होता है एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। इन चीजों को हम मिटा देते हैं। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटेंस अगर इसे समझ गए तो पूरी इंग्लिश ग्रामर आसान है, और इसे नहीं समझ पाए तो सारी चीजें मुश्किल लगती हैं। सेंटेंस को हिंदी में हमने आपको बताया कि क्या कहते हैं, वाक्य। शब्दों का समूह जिसका एक संपूर्ण अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब सेंटेंस की बात अगर हम करें तो सेंटेंस के बाद हम कहेंगे सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस हम अपनी दिन रेगुलर की लाइफ में ही सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इन चीजों को समझने की कि हमारे सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। पहली बात, हम किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं। बताते तो क्या होता है, स्टेटमेंट देना। स्टेटमेंट हिंदी में कहते हैं कथन, यानी किसी को कुछ बताना। और पहला प्रकार को ही हम उसे इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव। असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कह दिया गया कथनात्मक वाक्य। अगर कथन की बात की जाए तो कथन हमारे दो तरीके होते हैं। अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो हम दो तरीके से बताते हैं। पहली बात हम बताते हैं जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारी पहली बात हुई। दूसरा, आज मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूं। दो बातें, एक हमारी पॉजिटिव वे में होती है और दूसरी हमारी निगेटिव वे में होती है। तो इस असर्टिव को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा निगेटिव। हिंदी में सकारात्मक और इसे कहते हैं नकारात्मक। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, सकारात्मक सेंटेंस और नकारात्मक सेंटेंस। अगर एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश की जाए तो अगर अफर्मेटिव की बात की जाए, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। इसे हमने कह दिया अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस। और दूसरा हमने कह दिया ही इज नॉट गोइंग, इसे हमने कह दिया निगेटिव। यानी इंग्लिश में नॉट लग जाने से और हिंदी में नहीं के लग जाने से कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। तो ये टाइप्स हो जाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। पहला हमारा तरीका था, हमने किसी को कुछ बताया कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरा हमारा तरीका होता है हम किसी से कुछ पूछते हैं। पूछते तो कैसे पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो,
या आप क्यों कर रहे हो, दो तरीके के होते हैं। और जो पूछने का काम होता है उसे हम इंग्लिश में हमने कह दिया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वर्ड बना है इंटरोगेशन से, जिसका मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो इंटरोगेशन से इंटरोगेटिव बना, जिसका मतलब हुआ प्रश्नवाचक, जिसमें क्या किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी हमारे दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है हमारा WH क्वेश्चन। यस नो, अगर यस नो की बात की जाए तो हमने पूछा आपसे कि क्या आपने खाना खाया, तो आप कहेंगे हाँ या फिर नहीं। वो सवाल, वो प्रश्न जिनका जवाब हाँ या फिर ना में दिया जा सकता है, वो सवाल जिनका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं, उसे हमने कह दिया यस नो क्वेश्चन। और वो सवाल जिनका जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता, जैसे हमने पूछा कि आज आपने क्या खाया, तो आप बताओगे ना कि रोटी खाई, सब्जी खाई। अब यहाँ पे हम हाँ और ना कह के गुजारा नहीं कर सकते, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम कहते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे हमने कह दिया विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। और अगर दूसरे की बात की जाए, वाई विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगे। तो ये हमारा दूसरे तरीके का सेंटेंस हुआ WH क्वेश्चन वर्ड। अगर अब तीसरे टाइप पे आते हैं हम, तो तीसरा टाइप हमारा होता है कमांड का। जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में क्या किया, किसी को कुछ बताया। दूसरे में क्या किया, किसी से कुछ पूछा। अब तीसरे पार्ट में अगर हम आते हैं तो क्या करेंगे, किसी को कोई काम देंगे, किसी को कोई ऑर्डर देंगे, जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक, जिसमें किसी को कोई ऑर्डर दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए। ये हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कमांड और दूसरा होता है रिक्वेस्ट। कमांड की बात कर दी जाए तो हम कहेंगे, कमांड की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि वहां जाओ, या फिर हमारे लिए एक गिलास पानी लाओ। हमने किसी को कोई काम दिया, कोई ऑर्डर दिया, तो उसे हमने कह दिया कमांड। और किसी से कोई रिक्वेस्ट की कि वहां कृपया यहां बैठिए, कृपया वहां मत जाइए, कृपया मुझे पैसे दो, तो उसे हमने कह दिया रिक्वेस्ट। तो हमारे ये भी दो तरीके के सेंटेंसेस हुए। इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा, स्पेस कम हो रहा है। कमांड इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, जिसने हमने कह दिया विस्मय बोधक। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य से। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है जिसमें हम अपने भाव को व्यक्त करें। जैसे कि हमें अचानक से खुशी हो गई, जैसे कि हम खेल रहे हैं और हम मैच को जीत जाए, तो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है या हमने मैच को जीत लिया, खुशी होती है। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारे पाँव में कांटा चुभ गया, तो हम कहते हैं उफ, कांटा चुभ गया। तो जब वो सेंटेंसेस जिसे बताते समय हमारे चेहरे का रंग भाव बदल जाए, एक्सप्रेशन बदल जाए, उसे ही हमने कह दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनकी पहचान होती है कि इसमें एक एक्सक्लेमेशन का वर्ड होता है, जैसे कि ओ माई गॉड, हे भगवान, और ये क्वेश्चन इन एक्सक्लेमेशन का मार्क। दूसरा अगर कह दिया जाए उफ, यह, ऐसे वर्ड्स जो हमारे एक्सप्रेशन को बताएं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया, एक्सप्रेशन का मार्क लग गया, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लास्ट और आखिरी जो सेंटेंस है, टाइप है, वो हमारा होता है ऑपिटैटिव का। ऑपिटैटिव का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक।
अब इच्छा से तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इच्छा क्या होती है, विशेष। किसी को हम कुछ विश कर रहे हैं, हमारे दिल में कोई इच्छा है और उसे हम बता रहे हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। विद एग्जांपल समझने की अगर कोशिश करते हैं तो हम कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। किसी को हम जिंदा नहीं रख सकते बहुत दूर तक, लेकिन हमारी विश है कि तुम लंबे समय तक जियो। हमने किसी को कहा बी हैप्पी, खुश रहो। इसका मतलब खुश हम रख नहीं सकते, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम खुश रहो। जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। अब किसी का दिन भाई खराब हो रहा है तो उसको हम सुधार तो नहीं सकते, लेकिन हमारी इच्छा है कि आपका दिन शुभ हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इच्छा के बारे में बताया जाए, अपनी इच्छा को जाहिर किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है सारी चीजें। सेंटेंस के 5 प्रकार, पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव के 2 भाग किए गए, अफर्मेटिव और निगेटिव, जिसे एक सकारात्मक बना पॉजिटिव और दूसरा बना निगेटिव, जिसमें हम अपनी बात किसी को कुछ बताएं। जैसे मैंने खाना खाया, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। मैंने खाना नहीं खाया, ये बन गया हमारा निगेटिव। इसमें सिर्फ और सिर्फ बताने का काम किया जाता है। जैसे हम सेंटेंस बता रहे, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो अभी मैं अफर्मेटिव में बात कर रहा हूँ, असर्टिव में बात कर रहा हूँ। इंटरोगेटिव की बात की जाए तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमने पूछा आपसे, क्या आपको समझ में आया, बताइए क्या आपको समझ में आया, तो आप कहेंगे कि हाँ हमें समझ में आया। तो जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं वो हमारा इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हुआ। और दूसरा, आपको क्या समझ में आया, तो आप बताओगे कि हमें सेंटेंस समझ में आया, अल्फाबेट समझ में आया, वर्ड समझ में आया। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे कहलाते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। तीसरा होता है एम्परेटिव। एम्परेटिव में क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है और रिक्वेस्ट भी की जाती है, कमांड दिया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे हमें किसी को आदेश देना होगा तो हम कहेंगे 1 गिलास पानी लेकर के आना, ये हो गया हमारा कमांड। और हमें रिक्वेस्ट करी तो हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई आप लोगों से। आप वीडियोस को पसंद करिए, शेयर करिए, ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई। एक्सक्लेमेटरी की बात अगर की जाए तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि मान लो हमने खूब पूरे साल पढ़ा नहीं और जब हमने रिजल्ट आया हमारा तो 90%, हे भगवान हमारे 90% आ गए। हाँ, खुशी महसूस होती है, हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। जब भी हमारे चेहरे का रंग बदल जाए, भाव बदल जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा खुशी होने पे या बहुत ज्यादा दुख होने पे जो हमारे चेहरे का इंप्रेशन बदलता है, जो हमारे मुंह से वर्ड निकलते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और आखिरी जो हमारा सेंटेंस था वो था ऑप्टेटिव, जिसके बारे में हम अपनी इच्छाओं को जब बताते हैं तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को बता सकते हैं। और आज की क्लास यहीं से खत्म होती है। कल आप लोग उम्मीद करेंगे कि इस चैनल क्लास सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल टाइप्स ऑफ सेंटेंस से आगे बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। थैंक यू।